नमस्कार साथियों। आज 1857 के विद्रोह के कारणों की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला का आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास आप लोगों के सामने ऑन एयर हो चुका है, तो आज हम लोग दूसरे क्लास में 1857 के विद्रोह के कारण यानी कॉजेज ऑफ 1857, इसकी दूसरी कड़ी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इसके पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, एडुएरा XM यानी एडुएरा एक्स्ट्रा मार्क्स नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, आपको पहले क्लास से अंदाज़ा लग गया होगा, तो ज़रूर लोगों को बताइए, वे हमसे जुड़ें और हम लोग आगे बढ़ें। तो 1857 के विद्रोह की कारणों की दूसरी कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो हैं 1857 के विद्रोह के कारणों का अगला जो है वो पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल के क्लास में ये सीखा था कि 1857 के विद्रोह के कॉजेज, इफेक्ट, इम्पैक्ट और नेचर, ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो इसमें हम लोगों ने कल पहला कारण पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यानी राजनीतिक और प्रशासनिक कारण पढ़ लिया था। आज हमारा दूसरा कारण इकोनॉमिक यानी आर्थिक कारण से हमारा जुड़ाव होगा। आज हम देखेंगे कि आर्थिक कारणों का क्या प्रभाव रहा, आर्थिक कारण कैसे 1857 के विद्रोह की संभावना को बढ़ाते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, एडुएरा XM को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तो आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आंसर लिखते वक्त हम टर्म्स का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्लास में मैं फिर से थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। पहले क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था, एब्सेंट सॉवरेंटी, अनुपस्थित प्रभुसत्ता, अनाउंसमेंट घोषणाएं, और पॉलिसीज में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत, इन 3 टर्म्स का प्रयोग करना है। दूसरा कारण आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में यहाँ 3 टर्म लिखे गए हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी विऔद्योगिकरण, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी भू राजस्व व्यवस्था। अब चलिए एक एक करके हम इसे समझेंगे और इसका अपने उत्तर में प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, पहला आर्थिक कारण का ए, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन लिखा हुआ है। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल द कंपनी began to purchase raw material from the surplus revenue of बंगाल। अब ये यहाँ थोड़े समझने की बात है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी। तो कंपनी जब व्यापार कर रही थी, तो व्यापार करने के लिए वो इंग्लैंड से गोल्ड लाती थी और गोल्ड ले आकर यहाँ पर रॉ मटेरियल्स खरीदती थी यानी कच्चा माल। अब रॉ मटेरियल जो यहाँ खरीदा जाता था, इन रॉ मटेरियल्स को वो इंग्लैंड ले जाती थी और इन्हें वहां बेचकर लाभ कमाती थी। लेकिन जब बंगाल पर कब्जा कर लिया गया, तो बंगाल पर कब्जा करने के बाद इंग्लैंड के पास इतनी अधिक संपत्ति आ गई, इतने अधिक तरह के कर उसे मिलने लगे कि उसे अब पैसा ले आने, गोल्ड ले आने की आवश्यकता नहीं थी। अब वो बंगाल से ही कर वसूलती थी और बंगाल के पैसे से ही यानी भारत के पैसे से ही भारत से कच्चा माल खरीदती थी और उन्हें ले जाकर यूरोप के बाजारों में बेच देती थी अथवा उसका इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उपयोग करती थी। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का इसमें लागत मूल्य 0 रहा। यहीं का पैसा लिया गया, यहाँ से सामान खरीदा गया, कच्चा माल खरीदा गया और उस कच्चे माल को ले जाकर यूरोप में बेच दिया गया अथवा उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उपयोग किया गया। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल द कंपनी बिगन टू परचेज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सरप्लस रेवेन्यू ऑफ बंगाल। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा कि कंपनी के पास सरप्लस मात्रा में पैसा मौजूद रहा। कंपनी जो है उसको कोई भी निवेश करने के लिए, अब किसी भी तरह का निवेश करने के लिए अब उसके पास एक बड़ी मात्रा में पूंजी मौजूद थी और उस बड़ी मात्रा की पूंजी का प्रयोग कंपनी ने
अपनी सेना खड़ी करने और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने में लगाया। और इसका अब 1857 की क्रांति से कैसे जुड़ाव है तो ये समझेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ से हुआ क्या कि यहाँ के जो उद्योग धंधे थे वे डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए, यानी कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ की बर्बाद हो गई, विऔद्योगिकरण यहाँ होने लगा। और इसके चलते जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो टूट गई, और टूटी अर्थव्यवस्था में जाहिर सी बात है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, वो बढ़ा, और उसके चलते लोगों का सरकार से मोहभंग होता चला गया। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ सिर्फ यही नहीं था कि कंपनी रॉ मटेरियल बाहर ले जाती थी, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ सैलरीज के रूप में, इनकम के रूप में, सेविंग्स के रूप में, पेंशन के रूप में भी कंपनी को काफ़ी कुछ मिलता था, और कंपनी उनका प्रयोग इंग्लैंड ले जाकर करती थी। दूसरी तरफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन दरअसल इंग्लैंड में उस समय, जैसा कि मैंने कल के क्लास में भी बताया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, यानी औद्योगिक क्रांति चल रही थी। इन नए पनपे उद्योगों को बचाना जरूरी था इंग्लैंड के मद्देनजर देखा जाए तो इंग्लैंड अपने उद्योगों को बचाना चाहता था, ताकि शुरू शुरू में जो शिशु उद्योग था, अभी अभी तो ये शुरू हुआ था, अभी ये शिशु के रूप में था, तो उनको बचाना जरूरी था ताकि वे फले फूले विकास करें। इसके लिए उसने भारत से न सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदा, बल्कि भारत से जो इंग्लैंड या यूरोप के बाजारों में जो सप्लाई होता था, यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, ये इंडिया, ये यूरोप, इंडिया से जो सप्लाई होता था उस सप्लाई पर हेवी ड्यूटी लगा दी गई, यानी कर भारी मात्रा में लगा दिया गया, खास करके भारतीय सिल्क पर और कपास पर, कॉटन पर। इसके चलते हुआ ये कि भारत के जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, कुटीर उद्योग धंधे, ये सब बर्बाद होते चले गए, और कॉटेज इंडस्ट्री जिसके की चलते भारत एक व्यापारिक हब के रूप में था, जब वही बर्बाद हो गया तो लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉय होते चले गए। दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बढ़ती चली गई। अब उस औद्योगिक क्रांति, वहाँ के मिलों में जो प्रोडक्शन होता था, इस प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन करके आप क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन अगर मार्केट में नहीं जाए, यानी उसके लिए बाजार उपलब्ध ना हो, तो उस प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, फिर प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में जो हुआ था, उसके लिए एक बाजार चाहिए था, और ये बाजार इंडिया के रूप में मिला, प्रोडक्शन वहाँ पर किया गया, और उस प्रोडक्ट को भारत के बाजारों में बेचा गया, क्योंकि भारत का बाजार उस समय पूरी तरह कंपनी के कब्जे में था। अब यहाँ पर जब यहाँ से भारत से जब हम इंग्लैंड वस्तुएं ले जा रहे हैं, तो उस पर तो हेवी ड्यूटी लगा दी गई थी, लेकिन इंग्लैंड से जो वस्तुएं भारत आ रही थी उन पर या तो बहुत कम मात्रा में कर था अथवा नहीं कर था। तो इससे हुआ क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है विदाउट और वेरी नॉमिनल ड्यूटी। यहाँ से उत्पादन किया गया, प्रोडक्शन किया गया, प्रोडक्शन इंडिया आया, या जब इंडिया आया, इंडिया के मार्केट में, इंडिया के बाजार में वो बेचा जाने लगा। लेकिन ये एक तरफा था, भारत से यूरोप जाने वाले वस्तुओं पर हेवी ड्यूटी लगा दी गई, इंग्लैंड जाने वाले वस्तुओं पर हेवी ड्यूटी लगा दी गई। लेकिन इंग्लैंड से जो वस्तुएं तैयार रूप में भारत में आती थी, उन पर या तो बेहद कम ड्यूटी लगाई गई अथवा ड्यूटी नहीं लगाई गई। इसके चलते भी बेरोजगारी बढ़ते चली गई, क्योंकि यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट होते चले गए। एक इंटरेस्टिंग बात, तीसरा जो है वो आप यहाँ देखेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का तीसरा, न्यू रूलर विथ न्यू इंटरेस्ट्स, यानी नया जो शासक था उसकी नई अभिरुचियां थी। अब ये नया शासक, नई अभिरुचियां क्या हैं तो यहाँ समझेंगे। इसके पहले जो सरकार थी वो मुगल सरकार थी, मुगल राजवंश था। मुगल जो थे वो भारत के संस्कृति से जुड़े हुए थे, जुड़ गए थे। उसके पहले भी आप जाएंगे तो तुर्क आए थे,
तुर्क भी यहाँ की संस्कृति से जुड़ गए। अब हुआ ये कि इनकी जो अभिरुचियां थी, इन अभिरुचियों का बाजार में निर्माण होता था। जैसा कि हम पढ़ेंगे, जब मुगल हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कई कारखाने हैं। उन कारखानों में क्या बनता था? शाही राजमहल या अमीर व्यक्तियों की रुचि के अनुसार जो वस्तुएं बनती थी, वो वस्तुएं बाजार में बन रही हैं और बाजार में बिक रही हैं। लेकिन अब मुगल वंश समाप्त हो गया। अब मुगल वंश समाप्त हो गया और सरकार के रूप में कंपनी आ गई। सरकार के रूप में कौन आ गई? कंपनी आ गई। अब कंपनी जो है, कंपनी कहाँ की थी? तो कंपनी थी ब्रिटेन की। यानी ब्रिटेन की जो कंपनी है, इसकी अभिरुचियां भारत की अभिरुचियों से अलग थी। जो अधिकारी वर्ग था मुगल वंश के समय, उनकी अभिरुचियां तो भारतीय बाजार के अनुरूप थी, लेकिन ब्रिटेन यानी कंपनी के समय जो अधिकारी वर्ग आया, उसकी अभिरुचियां ब्रिटिश अभिरुचियां थी। वे भारत के बाजारों में बनने वाली चीज़ें या मिलने वाली चीज़ें नहीं थी। इसके चलते एक गैप हो गया और उस गैप ने भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि मुगल वंश या इसके पहले जो भी राजतंत्र रहा है, उन राजतंत्रों में कई तरह के दरबारी, कई तरह के कलाकार और कई अन्य जो सहायक रूप में, दरबार के सहायक के रूप में जो लोग होते थे, वे लोग जुड़े हुए होते थे। वे सब के सब एकाएक मुगल वंश हटते ही, कंपनी का शासन आते ही सब के सब बेरोजगार हो गए। और सब के सब बेरोजगार हो गए तो उनकी पर जो जिसे हम क्रय शक्ति कहते हैं, वो क्रय शक्ति कमजोर हो गई। और क्रय शक्ति कमजोर होने के चलते बाजार में माल तो रह गया, और बाजार में जब माल रह गया तो प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। यानी जो कोई खरीदार ही नहीं है तो प्रोडक्शन किस काम का? तो प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। नया जो शासक वर्ग आया, इसकी अभिरुचि की चीज़ें भारतीय बाजारों में नहीं बनती थी। इसके चलते एक तरफ तो बेरोजगारी वहाँ से बढ़ी, दूसरी तरफ दरबार के हटने से भी बेरोजगारी बढ़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग जो हैं वो कंपनी के शासन से नाखुश हुए और कंपनी के विरुद्ध उनमें असंतोष की भावना आते चली गई। और यही असंतोष आगे चलकर विद्रोह के रूप में हमारे सामने आती है। अब जो है इसका लास्ट जो है आर्थिक कारण का अंतिम जो बिंदु है, उस बिंदु को भी हम समझेंगे। अंतिम बिंदु है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था। ये जो भू राजस्व व्यवस्था है, इसमें बहुत सारा चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन भू राजस्व व्यवस्था, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि 1790 और 1793 अस्थाई बंदोबस्त के को लेकर, परमानेंट सेटलमेंट को लेकर दो निर्णायक वर्ष हैं। तो जब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, तो उस परमानेंट सेटलमेंट में सनसेट लॉ नामक एक कानून था। सनसेट लॉ, ये सनसेट लॉ था क्या? यह था जमींदारों के लिए। यह था यानी जमींदार जो थे, जमींदार जो कर देते थे, लगान, कर नहीं, इसे लगान कहते हैं, जो लगान देते थे, ये लगान देने का एक निश्चित डे हुआ करता था, एक निश्चित दिन हुआ करता था। इस दिन, जो दिन निश्चित है, उस दिन सूर्य के डूबने से पहले उन्हें अपना लगान जमा कर देना होता था। अगर ये ऐसा करने में असमर्थ होते थे, नहीं कर पाते थे, तो उनकी जमींदारी जो है, उन जमींदारों की जमींदारी जब्त कर ली जाती थी और फिर उसे बेच दिया जाता था। इसके चलते हुआ ये कि बहुत सारे जमींदार जो थे, वो समय पर जब लगान नहीं भर पाए तो सनसेट लॉ के तहत उनकी जमींदारी नीलाम हो गई। यहाँ तक कि आगे चलकर जब इनाम कमीशन बैठाया गया, तो इनाम कमीशन में यह पाया गया कि 20,000 से अधिक जमींदारी जब्त कर ली गई थी। और ये जो 20,000 से अधिक जमींदार थे, ये छोटे और सीमांत जमींदार के रूप में जाने जाते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो जमींदार वर्ग है, यहाँ ध्यान दीजिए, जमींदार वर्ग को हम दो भागों में या तीन भागों में बांट सकते हैं। बड़े जमींदार,
छोटे जमींदार और सीमांत जमींदार। सीमांत जमींदार। तो हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में बड़े जमींदारों ने विद्रोह नहीं किया है, छोटे और सीमांत जमींदारों ने ही ज्यादातर विद्रोह किया है। बड़े जमींदार सामान्यतः अंग्रेजों के साथ रहे हैं, अपवाद के रूप में कुछ लोग हैं, लेकिन सामान्यतः बड़े जमींदार अंग्रेजों के साथ रहे हैं और विद्रोह दबाने में इन बड़े जमींदारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये वही जमींदार थे जो आसानी से अपना लगान जमा कर देते थे तय समय के अंदर। लेकिन जो छोटे जमींदार थे या सीमांत जमींदार थे, ये जमींदार अपनी जमींदारी का लगान नहीं भर पाए, जिसके चलते 20,000 से अधिक जमींदारी जो है वो जब्त कर ली गई, बेच दी गई। और जाहिर सी बात है कि ये जो 20,000 से अधिक जमींदार थे, इन जमींदारों में बहुत बड़ी संख्या कंपनी के विरुद्ध खड़ी हो गई और उन लोगों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करने में बड़ी भूमिका निभाई। कई जगह हम देखते हैं कि इन जमींदारों ने ऐसा विद्रोह मचाया है जिसके चलते कंपनी के शासन का पैर एकाएक उखड़ सा गया है। खैर, तो ये था सनसेट लॉ और इनाम कमीशन। दूसरा इसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम में दूसरा पॉइंट है हेवी टैक्सेशन। हेवी टैक्सेशन किस पर है? हेवी टैक्सेशन जमींदारों की बात इस पे है, और दूसरे में हमें करना है किसानों की बात। किसान, यहाँ हम इसके पहले किसकी बात करेंगे? इसके पहले हम यहाँ जमींदार की बात कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट में हम किसान की बात करेंगे। किसान की बात में क्या है? हैवी टैक्सेशन लगाया गया, यानी मौलिक तौर पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम में 3 तरह की लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया गया: परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। इन तीनों सेटलमेंट में हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलने का नियत कंपनी का रहा। हालांकि अस्थायी बंदोबस्त में यह कहा जा सकता है कि उसमें तो टैक्स जो है, लगान की दर एक बार तय कर दी गई, लेकिन अन्य दो में हमेशा उसको रिवाइज किया गया और टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूला गया। अब जब टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाया गया तो किसान जो है वो ऋण जाल में फंसा। ऋण जाल में वो कैसे फंसा? ऋण जाल में वो ऐसे फंसा कि वो अपनी भूमि बचाने के लिए वह महाजनों से, महाजन जो गांव के महाजन थे, जो सूद पर पैसा चलाते थे, इनसे बड़े अधिक मात्रा में पैसा लिया, और जो कर की दर थी वो भी जो महाजन से पैसा लिया गया ऋण के रूप में, इस ऋण पर दिया जाने वाला जो कर था वो कर ज़्यादा था, और इसके चलते वो ऋण जाल में फंसते चले गए, क्योंकि कभी भी सामान्य तौर पर वो ऋण चुका नहीं पाते थे और उनका जो सूद था वो बढ़ता चला जाता था। इससे बचने के लिए किसानों ने एक उपाय निकाला, सेलिंग लैंड्स फॉर टैक्स पेमेंट, कि जमीन को ही बेच दिया जाए। अब जब किसान जमीन बेच देगा तो उस पर खेती करने वाला व्यक्ति कौन होगा? ये इसके चलते, हैवी टैक्सेशन के चलते, किसान भी, एक तरफ जमींदार दूसरी तरफ किसान भी कंपनी के विरुद्ध खड़े हो गए। ट्रेडिशनल जमींदार्स वे आर रिप्लेस्ड बाय मर्चेंट्स एंड मनी लैंडर्स। जैसा कि मैंने बताया अभी इस पॉइंट में कि किसानों ने क्या किया? किसानों ने अपनी भूमि को बेचा ताकि वो कर दे सकें, और दूसरी तरफ जमींदारी भी नीलाम हुई। इस जमींदारी को या किसानों को की भूमि को खरीदने वाले या तो व्यापारी रहे या फिर यही सूदखोर महाजन रहे। इन लोगों ने जो है वो ट्रेडिशनल जमींदारों का जगह ले लिया। ये अनुपस्थित जमींदार थे, ये गांव में नहीं रहते थे। पहले के जमींदार कौन थे? तो पहले के जमींदार गांव में रहते थे। इसके चलते गांव के लोगों से उनकी संवेदनाएं कुछ न कुछ जुड़ी हुई रहती थी और वे सबके बारे में जानते थे। लेकिन जो नया जमींदार वर्ग था, यह जमींदार शहर में रहने वाला था और इसकी किसी भी तरह की संवेदना किसानों से या ग्रामीणों से नहीं जुड़ी हुई थी। इसके चलते इस नए जमींदार ने, जो अनुपस्थित जमींदारी के रूप में आया, इन जमींदारों ने किसानों से वसूली करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जो हथकंडे अमानवीय थे
और उस इसके चलते यहाँ लिखा हुआ है नो सेंटिमेंट्स विद फार्मर्स, और इसके चलते ये जो किसान हैं, ये जो छोटे जमींदार जो अपनी जमींदारी से बेदखल किए गए थे, ये सब के सब कंपनी के विरुद्ध खड़े हो गए। और ये था इकोनॉमिक कारण, आर्थिक कारण। अब जो है इसके बाद हमारा अगला कारण है सोशल एंड कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण कल के क्लास में हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारण पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा।